दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स एजुकेशन हब शशिकांत सर के चैनल में। आज हम बात करेंगे समष्टि अर्थशास्त्र के पाठ नंबर 4, जिसका नाम है आय और रोजगार के निर्धारण के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, जो कि बोर्ड की परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। तो हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं इस पाठ के जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, उनके बारे में। तो पहला प्रश्न दे रखा है कि समीकरण C बराबर C प्लस स्मॉल सी वाई में C क्या दर्शाता है। तो ए ऑप्शन दे रखा है निवेश का स्तर, बी उपभोग का जीवन निर्वाह स्तर, सी बचत का न्यूनतम स्तर और डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा बी ख उपभोग का जीवन निर्वाह स्तर। दूसरा सवाल है कि जब सीमांत बचत प्रवृत्ति शून्य हो तो सीमांत उपभोग प्रवृत्ति का क्या मूल्य होगा। ऑप्शन दे रखे हैं ए 1, बी 0, सी -1 और डी अनंत। तो इसका आंसर होगा ए 1। तीसरा सवाल है कि औसत उपभोग प्रवृत्ति एपीसी का सूत्र है। ए दे रखा है सी अपॉन वाई, बी दे रखा है एस अपॉन वाई, सी दे रखा है डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई और डी दे रखा है डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई। तो औसत उपभोग प्रवृत्ति का सूत्र होता है, तो इसका आंसर होगा ए सी अपॉन वाई। चौथा सवाल है कि जब अर्थव्यवस्था में मांग की तुलना में पूर्ति अधिक हो तो इस अवस्था को क्या कहेंगे। ए अधिपूर्ति, बी अधिनिवेश, डी अधिउत्पाद, सी अधिउत्पाद और डी अधिमांग। तो इसका आंसर होगा जब मांग की तुलना में पूर्ति अधिक हो तो उस स्थिति को अधिपूर्ति कहते हैं। तो इसका आंसर होगा ए अधिपूर्ति। पांचवा सवाल है कि जब अर्थव्यवस्था में मांग की तुलना में पूर्ति कम हो तो इस अवस्था को क्या कहेंगे। ए अधिमांग, बी अधिपूर्ति, सी अधिनिर्गत और डी अधिउपभोग। तो इसका आंसर होगा ए अधिमांग। छठवां सवाल है कि यदि अर्थव्यवस्था में अतिरिक्त मांग की स्थिति हो तो सरकार कैसा बजट बनाती है। ए बचत का बजट, बी घाटे का बजट, सी संतुलित बजट और डी शून्य बजट। तो इसका आंसर होगा ए बचत का बजट। सातवां सवाल है कि रोजगार गुणक की अवधारणा किसके द्वारा प्रतिपादित की गई है। तो पहला ऑप्शन दे रखा है ए जे एम किंग्स, बी आर एफ काहन, सी रिचर्ड गुडविन और डी जे एस ड्यूनसनबरी। तो इसका आंसर होगा बी आर एफ काहन। आठवां सवाल है कि समग्र मांग किसके बराबर होती है। ए आई प्लस एस, बी सी प्लस आई, सी शून्य और डी अनंत। तो इसका आंसर होगा समग्र मांग सी प्लस आई के बराबर होती है। तो आंसर होगा बी सी प्लस आई। निर्गत गुणक का सूत्र है। ए दे रखा है डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा ए, बी दे रखा है डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई, सी दे रखा है डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई और डी दे रखा है डेल्टा ए अपॉन डेल्टा वाई। तो इसका आंसर होगा ए डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा ए। 10वां सवाल है कि निम्न समीकरण में से कौन सा समीकरण सही है। ए दे रखा है एम पी सी प्लस एम पी एस बराबर 1, बी दे रखा है एम पी सी माइनस एम पी एस बराबर 1, सी दे रखा है एम पी एस गुणा एम पी एस बराबर 0 और डी दे रखा है एम पी एस भाग एम पी एस, एम पी सी भाग एम पी एस बराबर 1। तो इसका आंसर होगा ए एम पी सी प्लस एम पी एस बराबर 1। 11वां सवाल है यदि सीमांत बचत प्रवृत्ति का माप 0.4 है तो सीमांत उपभोग प्रवृत्ति का मूल्य होगा। ए 0.4, बी 0.6, सी 0.8 और डी 1। तो इसका आंसर होगा बी 0.6। 12वां सवाल है कि अर्थव्यवस्था उस समय संतुलन की अवस्था में होती है जब ए दे रखा है कुल मांग कुल पूर्ति के बराबर होती है, बी दे रखा है कुल मांग ज़्यादा कुल पूर्ति,
सी दे रखा है कुल मांग कम कुल पूर्ति, और डी दे रखा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ए, कुल मांग कुल पूर्ति के बराबर होती है। 13वां सवाल है कि एक अर्थव्यवस्था में लोग यदि अर्थव्यवस्था की कुल अतिरिक्त आय का जितना अंश बचाना चाहते हैं उसे क्या कहते हैं? ए सीमांत उपभोग प्रवृत्ति, बी सीमांत उत्पादन प्रवृत्ति, सी सीमांत बचत प्रवृत्ति और डी सीमांत निवेश प्रवृत्ति। तो इसका आंसर होगा सी, सीमांत बचत प्रवृत्ति। तो इस प्रकार हमने इस पाठ के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के बारे में जाना है जो कि बोर्ड की परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। अब हम बात करते हैं अति लघुतरात्मक प्रश्नों के बारे में, जिसमें पहला प्रश्न दे रखा है कि यथार्थ माप को परिभाषित कीजिए। तो यथार्थ माप के बारे में बताना है। तो इसका आंसर होगा किसी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत जब एक दिए हुए वर्ष में उत्पादन गतिविधियों का माप किया जाता है तो उपभोग, निवेश, उत्पादन आदि का वास्तविक मूल्य प्राप्त होता है। इसे वास्तविक या लेखांकन मूल्य को ही यथार्थ माप कहते हैं। यानी जो वास्तविक मूल्य प्राप्त होता है उसे ही क्या कहते हैं? यथार्थ माप कहते हैं। दूसरा सवाल दे रखा है कि प्रत्याशित माप से आपका क्या अभिप्राय है? तो प्रत्याशित माप बताना है। तो इसका आंसर होगा कि जब किसी अर्थव्यवस्था में कोई आर्थिक क्रिया प्रारंभ की जाती है तो इससे पूर्व उसके संबंध में अनुमान लगाया जाता है। इस अनुमानित माप को ही प्रत्याशित माप कहते हैं। यानी जो नियोजित माप होता है उसको ही प्रत्याशित माप या अनुमानित माप को ही प्रत्याशित माप कहते हैं। तीसरा सवाल है कि सेटेरिस पारिबस की मान्यता का क्या अर्थ है? तो सेटेरिस पारिबस की मान्यता का अर्थ बताना है। तो इसका आंसर होता है अन्य बातें समान रहने पर। सेटेरिस पारिबस की अवधारणा का मतलब होता है अन्य बातें समान रहने पर। तो इसका आंसर होगा अन्य बातें समान रहने पर। चौथा सवाल है कि सीमांत बचत प्रवृत्ति और सीमांत उपभोग प्रवृत्ति में संबंध बताइए। तो सीमांत उपभोग प्रवृत्ति और सीमांत बचत प्रवृत्ति में संबंध बताना है। तो इसका आंसर होगा कि सीमांत बचत प्रवृत्ति और सीमांत उपभोग प्रवृत्ति दोनों का योग एक के बराबर होता है। अर्थात सीमांत बचत प्रवृत्ति हमें निकालनी है तो हमें एक में से सीमांत उपभोग प्रवृत्ति घटानी पड़ेगी तो हमें सीमांत बचत प्रवृत्ति प्राप्त हो जाएगी। यदि हमें सीमांत उपभोग प्रवृत्ति निकालनी है तो हमें एक में से सीमांत बचत प्रवृत्ति घटानी पड़ेगी। तो इसका आंसर हो गया। पांचवा सवाल है कि बचत किसे कहते हैं? यानी बचत के बारे में बताना है। तो इसका भी एकदम सिंपल है कि आय का वह भाग जो उपभोग के पश्चात शेष बचता है। यानी उपभोक्ता अपनी आय से जितना उपभोग करता है और उसके बाद में जो शेष बच जाता है ना भाग, उसे ही बचत कहते हैं। छठवां सवाल है कि अधिमांग के कोई दो कारण लिखिए। अधिमांग किस कारण से होती है उसके दो कारण बताने हैं। पहला कारण उपभोक्ता की आय में वृद्धि होना और दूसरा है उत्पादन में कमी होना। इन दोनों ही परिस्थितियों में अधिमांग की स्थिति होती है। सातवां सवाल है कि उपभोग प्रवृत्ति की कोई दो विशेषताएं लिखिए। यानी उपभोग प्रवृत्ति की कोई दो विशेषता बतानी है। तो हम जानते हैं पहली विशेषता, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति सदैव धनात्मक होती है, यह कभी भी शून्य नहीं होती। यानी जो एमपीसी होती है वह हमेशा पॉजिटिव होती है और कभी भी शून्य नहीं होती। दूसरी इसकी विशेषता है कि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति सदैव इकाई से कम होती है। यानी सीमांत उपभोग प्रवृत्ति का मान हमेशा एक से कम होता है। आठवां सवाल है कि एमपीसी का अधिकतम व न्यूनतम मूल्य लिखिए। तो एमपीसी का अधिकतम मूल्य 1 होता है और न्यूनतम मूल्य 0 होता है।
9वां सवाल है कि यदि सीमांत बचत प्रवृत्ति 0.2 है तो गुणक का मान लिखिए। तो इसका आंसर होगा, गुणक का मान आएगा 5। इसका सूत्र होता है कि गुणक बराबर होता है 1/MPS, यानी 1 में सीमांत बचत प्रवृत्ति का भाग लगाते हैं तो हमें गुणक का मान प्राप्त होता है। तो 1/0.2 लिखेंगे तो मान आएगा 5। 10वां सवाल है, यदि MPC सीमांत उपभोग प्रवृत्ति का मान 0.5 हो तो गुणक का मान लिखिए। यानी गुणक का मान बताना है तो गुणक का मान का सूत्र होता है 1/1 - MPC, यानी 1 में 1 माइनस सीमांत बचत प्रवृत्ति घटाते हैं तो हमें गुणक का मान प्राप्त हो जाएगा। तो इसका मान होगा, इसका आंसर आएगा 2। एक खुली अर्थव्यवस्था में समग्र मांग के कौन कौन से घटक होंगे। तो एक खुली अर्थव्यवस्था में समग्र मांग के घटक बताने हैं तो इसमें होते हैं उपभोग, निवेश, सरकार, आयात और निर्यात। ये सभी घटक खुली अर्थव्यवस्था के हैं। 12वां सवाल है कि किसी अर्थव्यवस्था में घरेलू उपभोग मांग के स्तर को प्रभावित करने वाला मुख्य तत्व होगा। तो इसका आंसर होगा कि घरेलू मांग को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण तत्व है, कारक है, वह होता है परिवार क्षेत्र की आय। 13वां सवाल है कि प्रभावी मांग या प्रभावपूर्ण मांग से क्या तात्पर्य है। तो इसका आंसर होगा कि कुल मांग का वह स्तर जहां कुल मांग और कुल पूर्ति बराबर होती है, प्रभावपूर्ण मांग कहलाती है। नहीं, कुल मांग का वह स्तर जहां कुल मांग और कुल पूर्ति बराबर होती है वही प्रभावी मांग या प्रभावपूर्ण मांग कहलाती है। 14वां सवाल है, यदि अर्थव्यवस्था में अल्प मांग की स्थिति रहती है तो सरकार कैसा बजट बनाती है। तो इसका आंसर होगा, यदि अर्थव्यवस्था में अल्प मांग की स्थिति रहती है तो सरकार घाटे का बजट बनाती है। 15वां सवाल है कि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति में वृद्धि का उत्पादन स्तर एवं आय के स्तर पर क्या प्रभाव पड़ता है। यानी एमपीसी में वृद्धि होने पर उत्पादन स्तर और आय के स्तर पर क्या प्रभाव पड़ता है वो बताना है। तो इसका आंसर होगा कि जब सीमांत उपभोग प्रवृत्ति में वृद्धि होती है तो उत्पादन स्तर तथा आय स्तर में भी वृद्धि होती है। यानी उपभोग, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति और उत्पादन स्तर व आय के स्तर में धनात्मक संबंध पाया जाता है। यानी सीमांत उपभोग प्रवृत्ति में वृद्धि होगी तो उत्पादन के स्तर और आय के स्तर में भी वृद्धि होगी। 16वां सवाल है कि सीमांत बचत प्रवृत्ति में वृद्धि होने पर गुणक पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसका आंसर होगा कि सीमांत बचत प्रवृत्ति में वृद्धि होने पर गुणक का मान कम होगा। कहने का तात्पर्य है सीमांत बचत प्रवृत्ति और गुणक में ऋणात्मक संबंध पाया जाता है। 17वां सवाल है कि उपभोग फलन को परिभाषित कीजिए। उपभोग फलन के बारे में बताना है तो इसका आंसर होगा कि उपभोक्ता की आय तथा उपभोग के मध्य जो फलनात्मक संबंध पाया जाता है उसे ही उपभोग फलन कहते हैं। यानी उपभोक्ता की आय तथा उपभोग के मध्य जो फलनात्मक संबंध पाया जाता है उसे ही उपभोग फलन कहते हैं। 18वां सवाल है कि स्वायत्त उपभोग का स्तर लिखिए। यानी स्वायत्त उपभोग बताना है तो स्वायत्त उपभोग का तात्पर्य होता है कि जीवन का उपभोग का जीवन निर्वाह स्तर, यानी उपभोग का ऐसा स्तर जब उपभोक्ता की आय शून्य हो तो भी वह कुछ ना कुछ उपभोग करता है, वही स्वायत्त उपभोग कहलाता है। यानी जीवन निर्वाह का स्तर, उपभोग के जीवन निर्वाह का स्तर ही स्वायत्त उपभोग कहलाता है। 19वां सवाल है कि समग्र मांग का अर्थ लिखिए। यानी समग्र मांग का अर्थ बताना है तो इसका आंसर होगा कि एक अर्थव्यवस्था में समग्र मांग से अभिप्राय अर्थव्यवस्था में
वस्तुओं तथा सेवाओं की कुल मांग है। तो ध्यान देना दोस्तों, समग्र मांग क्या है कि एक अर्थव्यवस्था में समग्र मांग से तात्पर्य है कि अर्थव्यवस्था में वस्तुओं तथा सेवाओं की कुल मांग है। इसमें अर्थव्यवस्था के कुल उपभोग व्यय तथा कुल निवेश व्यय का योग किया जाता है। अर्थात समग्र मांग होती है कुल उपभोग व्यय प्लस कुल निवेश व्यय, यानी एडी बराबर है सी प्लस आई। 20वां सवाल है कि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति और निवेश गुणक के बीच संबंध कैसा होता है। तो इसका आंसर होगा कि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति और निवेश गुणक के बीच धनात्मक संबंध होता है। यदि एमपीसी बढ़ेगी तो निवेश गुणक भी बढ़ेगा और एमपीसी घटने पर निवेश गुणक भी घटेगा। 21वां सवाल है कि किंग्स के अनुसार आय तथा रोजगार के स्तर किस पर निर्भर करता है। यानी किंग्स के अनुसार आय तथा रोजगार का स्तर किस पर निर्भर करता है। तो इसका आंसर होगा कि किंग्स के अनुसार किसी विशेष समय अवधि में किसी देश में आय व रोजगार का स्तर प्रभावपूर्ण मांग पर निर्भर करता है। तो ध्यान देना दोस्तों कि किंग्स के अनुसार क्या है कि आय व रोजगार का स्तर जो प्रभावपूर्ण मांग होती है, प्रभावी मांग होती है, उस पर निर्भर करता है। और 22वां सवाल है कि किंग्स का उपभोग का मनोवैज्ञानिक नियम क्या है। तो इसका आंसर होगा कि इस नियम के अनुसार जब आय में वृद्धि होती है तो उपभोक्ता का उपभोग में भी वृद्धि होती है, किंतु जितनी आय में वृद्धि होती है उससे कम उपभोग में वृद्धि होती है। यानी जितनी आय में वृद्धि होगी उससे कम ही उपभोग में वृद्धि होगी। तो इस प्रकार ये उपभोग का मनोवैज्ञानिक नियम है। अब हम जानते हैं, हमने अति लघुतात्मक प्रश्नों के बारे में जाना है, अब हम जानते हैं लघुत्रात्मक प्रश्नों के बारे में। तो पहला प्रश्न दे रखा है कि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति को परिभाषित कीजिए और इसे ज्ञात करने का सूत्र भी लिखिए। कि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति क्या होती है और इसका सूत्र क्या होता है वो आपको बताना है। दूसरा सवाल है कि सीमांत बचत प्रवृत्ति को परिभाषित कीजिए। तीसरा सवाल है कि पैरामीट्रिक शिफ्ट से आप क्या समझते हैं। चौथा है कि किंग्स का उपभोग का मनोवैज्ञानिक नियम क्या है। पांचवा है मितव्ययिता का विरोधाभास स्पष्ट कीजिए। छठवां है प्रत्याशित निवेश तथा यथार्थ निवेश में क्या अंतर है। सातवां है निवेश गुणक ज्ञात करने का सूत्र लिखकर परिभाषित कीजिए। आठवां सवाल है कि प्रभावी मांग का सिद्धांत क्या है। नौवां गुणक को प्रभावित करने वाले कोई दो तत्व बताइए। 10वां सवाल है यदि निवेश में वृद्धि 50 करोड़ रुपए की है तथा सीमांत उपभोग प्रवृत्ति 0.9 है तो राष्ट्रीय आय में वृद्धि की गणना कीजिए। 11वां सवाल है कि चित्र की सहायता से समग्र मांग वक्र और समग्र पूर्ति वक्र की व्याख्या कीजिए। 12वां सवाल है कि समष्टि अर्थशास्त्र में अधिमांग क्या है। अधिमांग का उत्पादन, रोजगार तथा कीमतों पर क्या प्रभाव पड़ता है। 13वां सवाल है कि स्फटिक अंतराल को रेखा चित्र की सहायता से स्पष्ट कीजिए। 14वां सवाल है कि औसत उपभोग प्रवृत्ति एवं सीमांत उपभोग प्रवृत्ति में अंतर बताइए। इन दोनों में से किसका मूल्य इकाई से अधिक हो सकता है एवं किस स्थिति में इकाई से अधिक हो सकता है। 15वां सवाल है कि पूर्ण रोजगार संतुलन से क्या तात्पर्य है। 16वां सवाल है यदि अर्थव्यवस्था में अतिरेक मांग की स्थिति है तो कैसी मौद्रिक व राजकोषीय नीति अपनाई जानी चाहिए। 17वां सवाल है कि किसी अर्थव्यवस्था में वास्तविक बचत तथा प्रत्याशित बचत में क्या अभिप्राय है। 18वां सवाल है कि उपभोग प्रवृत्ति की 3 विशेषताएं लिखिए। 19वां सवाल है प्रेरित निवेश और स्वायत्त निवेश से क्या अभिप्राय है। और 20वां सवाल है कि गुणक को प्रभावित करने वाले 3 तत्व बताइए। तो इस प्रकार जो लघुत्रात्मक प्रश्न है 1 से लेकर 20 तक
इनके मैंने आय व रोजगार के सिद्धांत जो पार्ट नंबर 4 है समष्टि अर्थशास्त्र में, उसके जो वीडियो बनाए हैं उस वीडियो में आपको ये सब आंसर मिल जाएंगे। तो आप वीडियो देखकर इनके आंसर समझ सकते हो। अब हम जानते हैं निबंधात्मक प्रश्न। पहला प्रश्न दे रखा है कि निवेश फलन किसे कहते हैं, उपयुक्त चित्र द्वारा स्पष्ट करें। दूसरा सवाल है कि अर्थव्यवस्था में दो सेक्टर मॉडल में आय का निर्धारण को स्पष्ट कीजिए। तीसरा सवाल है कि लघु अवधि में स्थिर कीमत स्तर के साथ समष्टि अर्थशास्त्रीय संतुलन को रेखा चित्र की सहायता से स्पष्ट कीजिए। चौथा सवाल है गुणक क्या है, इसकी गणना कैसे की जाती है, उदाहरण सहित समझाइए। पांचवा है समग्र मांग में परिवर्तन का आय तथा उत्पादन पर प्रभाव को रेखा चित्र द्वारा स्पष्ट कीजिए। और छठवां है उपभोग प्रवृत्ति किसे कहते हैं, उपभोग प्रवृत्ति को बढ़ाने के उपाय बताइए। तो जो निबंधात्मक प्रश्न है 1 से लेकर 6 तक, तो इनके भी मैंने जो पार्ट नंबर 4 है आय रोजगार के सिद्धांत के बाद के जो प्लेलिस्ट है उसमें जाकर आप सभी वीडियो देखकर लघुत्तरात्मक और निबंधात्मक प्रश्नों के उत्तर नोट कर सकते हो और समझ सकते हो। तो इस प्रकार आज के वीडियो में हमने समष्टि अर्थशास्त्र के पाठ नंबर 4 आय और रोजगार के निर्धारण के जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वस्तुनिष्ठ, अति लघुत्तरात्मक, लघुत्तरात्मक और निबंधात्मक प्रश्नों के बारे में चर्चा की है। अगर आज का वीडियो हमारा अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अधिक से अधिक दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।